क्या पढ़े थे भाई लास्ट क्लास में? हैं? मिराज पढ़ाना है ना। मिराज के बारे में कुछ लिखवाया था क्या? क्या लिखवा दिया था? ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दी थी। अरे भाई रवि, अरे भाई आंखें रहेगी बाहर भाई, दूर का देखते तब पता चलती है आंखें रहेगी, पास का तो दिखता रहता है। मैम नहीं आया क्या? घूमने गया? सर घुमा दो। हैं? अबे तुम सारे सर की पिकनिक स्पॉन्सर करो, सर कहाँ से घुमाते? आप तो हुआ है तो दोबारा नहीं जा सकते। फीस तो दे चुके, कोई बात नहीं, दोबारा दे दो, क्या हो गया? तुम लोगों से तो अब दोबारा नहीं आएगी। वेरी बैड। क्या आदमी बात कितनी स्लाइड? हम थे मिराज। हाँ भाई, तो क्लासिकल मिराज फॉर्मेशन देखते हैं कि मिराज की फॉर्मेशन आखिर होती कैसे है। रेगिस्तान का सीन चल रहा है पूरा, ठीक है। अब हम रेगिस्तान में पहुंच गए। आओ देखो, रेगिस्तान जमीन है, ये जमीन है, और यहाँ पे बना लेते हैं एक पेड़। होते नहीं, रेगिस्तान में पेड़ कम झाड़ ज्यादा होते हैं, पर पेड़ बना देते हैं, ठीक है। सूरज प्रचंड गर्मी फेंक रहा है, सूरज बहुत गर्मी फेंक रहा है, और सूरज के गर्मी फेंकने की वजह से जो यहां पे टच हो के जो रेत है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है? गर्म। तो रेत सबसे ज्यादा गर्म है, इसकी वजह से हवा में लेयर्स बन चुकी हैं, ऐसे लेयर्स कैसे बन चुकी हैं कि सबसे नीचे वाली जो हवा है वो सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि वो किसके टच में? रेत के। और नीचे से जैसे 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 ऊपर जाओगे हवा क्या होती जाएगी? ठंडी। हवा क्या होती जाएगी? तो नीचे जो यहाँ पे जो मीडियम है वो एक रेयरर मीडियम बनेगा, क्योंकि ज्यादा गर्म है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और जो ऊपर बनेगा वो एक डेंसर मीडियम बन जाएगा, क्योंकि वहां पे हवा जो है क्या है? ठंडी। अरे यार हाँ ना बोलो, वहां पे हवा जो है क्या है? ठंडी। बात सही है। अब एक रे ऑफ लाइट पेड़ से निकली। देख, पेड़ को देखने के लिए पेड़ में से रे ऑफ लाइट का निकलना जरूरी है। मान ले मैं पेड़ को देखना चाहता हूं, तो रे ऑफ लाइट पेड़ में से निकलेगी और मेरी आंखों में एंट्री लेगी। अगर एंट्री नहीं ले पाएगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। यार हाँ ना बोल। तो रे ऑफ लाइट पेड़ से निकली, चली कौन से मीडियम से? डेंसर से। मुड़ के वापस कौन से मीडियम में आ गई? TIR की वजह से। भाई डेंसर से रेयरर जा रही थी, तो मुड़ के वापस किस मीडियम में आ गई? डेंसर मीडियम में आ गई। अब मान ले अगर तू यहां से देखता है ऐसे, अगर तू यहां से देखता है ऐसे, तो तू तो ये नहीं देख सकता कि रे ऑफ लाइट कहां से बेंड हुई। तेरा दिमाग क्या करेगा? इस रे ऑफ लाइट को ऐसे एक्सटेंड करेगा, और कायदे में तुझे ये पेड़ उल्टा दिखेगा। अब तेरा दिमाग बड़े अच्छे से जानता है इस बात को कि पेड़ साला जमीन के अंदर तो पैदा हो नहीं सकता, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली तुझे यहाँ पे क्या दिखाता है? पानी। और तुझे ऐसा फील होता है कि तुझे पानी में पेड़ की परछाई नजर आ रही है। ये है रेगिस्तान में होने वाला क्लासिकल मिराज।
इसीलिए इसको बोलते हैं भ्रम। क्या बोलते हैं इसको? जैसे ही तू पास जाएगा सिर्फ पेड़ दिखेगा और कुछ भी तेरे को नजर नहीं आएगा, और इस मिराज की वजह से बहुत सारे लोग रेगिस्तान में रास्ता भटक जाते हैं। समझ रहे हो? आगे से रेगिस्तान में जाओ और कहीं दूर पानी दिखे तो उसकी तरफ नहीं जाना। यार की एप्लीकेशन है, लिखो जरा। लूमिंग के बारे में लिखेंगे, इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन। It is also an optical illusion which occurs on a very cold day. अब देखो इसमें क्या होता है। लूमिंग ना बिल्कुल एक तरीके से लगा लो, मिराज का ना उल्टा है। मिराज तब होता है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो, लूमिंग तब होती है जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही हो। इसमें क्या होता है देख सुनो, जैसे मान लीजिए एक नाव है, ऐसे नाव, ये समुद्र में होता है मैक्सिमम, ठीक है, ये नाव है और नाव तैर रही है। अब तुझे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसका नतीजा क्या होगा कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना, उसकी बर्फ़ जम जाती है, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर को चलेगा हवा गर्म होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या होता है कि इसकी ना लेयर बन जाएंगी एटमॉस्फेयर में ना, ऐसे एक ऐसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो तेरी डेंसर हो जाएगी, क्योंकि अब की बार ये ज़्यादा ठंडी है, और ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, रेयर, ठीक है। तो अब एक रे ऑफ लाइट, ध्यान लगा के देखो, एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे निकलेगी वो ऐसे मुड़ के आएगी वापस, डेंसर से चली थी वापस किस में आ गई। अब मान लेते हैं यहाँ से देख रहा है इसको, ये ठीक है, तो इसको ऐसे देख रहा है। अब तेरा दिमाग तो नहीं देख पाएगा कहाँ से मुड़ी, तो वो ऐसे दिखा देगा ज़्यादा ऊपर। तो ये जो नाव है तुझे बेसिकली ऐसे हवा में उड़ती हुई नजर आएगी, तो तेरे को ऐसा लगेगा हवा में तैर रही है नाव। इसे लूमिंग बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ अगर मिल जाता है तो। मतलब इतना भी नहीं जितना मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ऐसे नहीं है, तो यहाँ है तो वाले ब्रह्मांड में चली गई नाव, ठीक है, ये देख। पर इस तरीके से तुम्हें दिखेगी दूर से देखने पर, आएगा समझ? दिख रही है, दिख रही है ना, नीचे ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, हवा में तैर रही है नाव, है ना, समझ लो। तो ये होता है, क्या होता है, ये लूमिंग, इसी को बोलते हैं लूमिंग। अब ये क्यों होता है मैंने तुम बता दिया, चित्र बना लो फटाक से लूमिंग का। नहीं हमारे यहाँ देखो, कहता है एक मछली है पानी के टैंक में, और वो बाहर की दुनिया को देखती है इस तरीके से कि वो एक कोन के वर्टेक्स पे है, such that the circular base of the cone coincides with the surface of water. चित्र देखते रहना, दीदी 10वीं में किया था क्या? देखो लाइन है तो सीधी देखो बनेंगी नहीं, इस जन्म में तो मुश्किल है, समझ ही गए होगी। टेढ़ा है ना, कौन है भाई? पानी, क्या भर दिया, पानी। बात को ध्यान से समझो, इस टैंक में एक मछली है इस तरीके से कि वह मछली एक कोन के वर्टेक्स पे है, और कोन का जो बेस है वो पानी के सरफेस के साथ कोइंसाइड करता है। तो ये मछली है फिश, दिस इज फिश। फिश माने मछली, खानी नहीं है, यही
अब ये कहता है गिवन द डेप्थ ऑफ वाटर वेयर फिश इज बीइंग लोकेटेड बीइंग एच, यानी कि यह जो ऊंचाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, एच। क्या मान लेते हैं, एच। एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस बीइंग आई, इसको ना आई की जगह आई सी ले लो, ज्यादा अच्छा फील आएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं वाटर एयर के लिए आई सी है। कहता है पता लगाओ by drawing a suitable ray diagram the relationship between the radius of the cone, इस कोन की रेडियस और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा। हाइट और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होगा, बात को समझो ध्यान से। ये मछली है, ये क्या है, मछली बाहर की दुनिया को ऐसे देख रही है कि वो कोन के वर्टेक्स पे है, कोन के क्रिटिकल एंगल आईसी दे रखा है। क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है, अब देखो क्रिटिकल, अगर मैं ये मान लूं कि रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ध्यान से देखियो बात, ऐसे गई और क्रिटिकल एंगल पे गई, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, यही TIR में समझाया गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री बनेगा। अगर इस मछली को मैक्सिमम यहीं तक का देखना है तो ये जरूरी है कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो, ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री बन जाए, 90। अरे यार खाना बोल, वरना तो इससे बाहर का भी दिखेगा इसको। नहीं आया, नहीं आया। अब अगर ये एंगल IC है तो ध्यान लगा और सोच, ये वाला एंगल भी क्या होगा, IC। कौन से एंगल्स, कौन से एंगल्स, मैं अगर कहूं कि इस पॉइंट को मैं मानता हूं A, इस पॉइंट को मैं मान लूं B और इस पॉइंट को मैं मान लूं C मानूं, F मान लूं, F मान लूं, F फॉर फिश, F फॉर फिश। अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ABF, कौन सा ट्राइंगल, ABF, कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं देखूं ट्राइंगल ABF और इस ट्राइंगल में मैं निकालूं tan IC, क्या निकालूं, क्या निकालूं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो इस ट्राइंगल में बोल परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BF, हाँ ना बोल, तो हम इसको लिख सकते हैं R बटे, क्या लिख सकते हैं, R बटे, तो tan IC बराबर क्या आ गया, R बटे। क्या tan IC को मैं लिख सकता हूं sin IC बटे cos IC बराबर R बटे, क्या sin IC को sin IC रहने दे करके cos IC को √1 माइनस साइन स्क्वायर IC लिख सकता हूं, हाँ ना बोल। 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, नहीं आया, नहीं आया। हम जानते हैं TIR के लिए म्यू बराबर होता है 1 बाय, यहां पे C की जगह क्या ले रखा है बेटा, IC। तो कायदे में साइन IC क्या हो जाएगा, 1 बाय, ये साइन IC की वैल्यू यहां पे रखें तो 1 बाय म्यू डिवाइड बाय √1 माइनस 1 बाय म्यू का
बराबर आर बाय एलसीएम 1/μ डिवाइड बाय अंडर रूट एलसीएम म्यू स्क्वायर माइनस बराबर आर बाय, देखिए रूट में से म्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो म्यू रह जाएगा, ये म्यू से ये म्यू कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां लिख दूं क्या, थोड़ी सी जगह बच रही है, यहां लिख रहा हूं, देख बचेगा आर बाय एच बराबर क्या 1/अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस, तो आर बराबर क्या आ गया एच अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस आर और एच के बीच का क्या निकाल दिया रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम सोचोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में क्यों निकाला, वैसे भी छोड़ सकते थे, इसलिए निकाला क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी पूछा है कई बारी, और कई बारी ये सवाल भी उसने पूछा है कि बता मछली को जो दुनिया दिखेगी, जो मछली का जो व्यू होगा उसका एरिया कितना होगा, उसका तो मछली को जो व्यू दिखेगा वो ये गोल व्यू दिखेगा, और इसका एरिया कितना होगा पाई आर का, एरिया कितना होगा पाई आर का, तो पाई की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर बटे में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये कैलकुलेशन के लिए भी सवाल आया, उसने म्यू दे दिया, एरिया पूछा, यही सवाल एक और तरीके से आता है, अब सुन ले ध्यान से, मछली की जगह वो कहेगा यहां एक बल्ब है, क्या है वो तुझसे पूछेगा कि बता बल्ब की रोशनी जब इस टैंक में से बाहर निकलेगी तो उसका एरिया कितना होगा, इतना ही होगा, बात समझ में आई, बल्ब की रोशनी जब बाहर निकलेगी तो उसका एरिया कितना होगा ये पूछेगा, तो एरिया इतना ही होगा, बात पल्ले पड़ी, उतार डाल। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इससे पहले कि रूल्स पढ़ो, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम, और कॉनकेव का, बहुत बढ़िया, ये सब 10वीं में पढ़ा होगा। कॉन्वेक्स लेंस टोटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कॉन्वेक्स के भी टाइप होते हैं फर्दर, एक होता है बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसको तुम नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हो, ये वाला ये बाई कॉन्वेक्स होता है या डबल कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ठीक है। दूसरे तरीके का लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक सरफेस प्लेन होता है, या तो ऐसा या ऐसा, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरे तरीके का जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये ऐसा होता है, बारहवीं में तुम्हारा पाला इससे नहीं पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स से, बाकी इन दोनों से पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉनकेव भी 3 टाइप के होते हैं, पहला कौन सा, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव, एक ही बात है, और कॉनकेव लेंस ये होता है, ये डबल कॉनकेव है। दूसरा कौन सा, प्लेनो कॉनकेव, ये एक तरफ से प्लेन होता है, तो या तो ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसा या ऐसा, ठीक है, बना लो। इसमें भी तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव से तुम्हारा पाला नहीं पड़ेगा 12वीं में, कि कितनी लोडेड नहीं है।
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ जरा, ओरली डिस्कस करता हूँ पहले, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं आता तो मैं डायग्राम बना दूंगा। जल्दी करो, 2 करने आओ। तुम अल्ट्रा स्लो प्रो मैक्स लिख रही हो भाई, पहले बात सुनो, चलो फिर लिखना। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? दोबारा से सुन लो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। कितने लोगों को ये बात पता है और उनके दिमाग में क्लियर है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है? हाथ खड़े करो। छोड़ो चित्र। एक कॉन्वेक्स लेंस, एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि लेंस से पास होने के बाद यह लाइन उसके फोकस से पास होगी। ये कौन सी एक्सिस होती है? ये इंसिडेंट लाइट है, ये लेंस है। अच्छा ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इतनी बढ़िया आवाज आ नहीं रही कानों में जितनी बढ़िया आनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? पोल ना? अरे बोलो ना। ऑप्टिकल सेंटर। पोल मिरर में होता है। ये एफ है, आगे चल के इधर क्या होगा? क्योंकि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें इधर भी एफ है तो इधर भी क्या होगा? इधर भी क्या होगा? बिल्कुल बेसिक बातें बच्चों वाली, 10वीं वाली, जो तुमको 10वीं में आनी चाहिए थी वैसे तो। ये दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और आर बराबर क्या होता है हमेशा? 2f। आर बराबर क्या होता है हमेशा? तो पहला नियम तो ये होता है इमेज फॉर्मेशन का। दूसरा नियम, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकले तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। सही है? तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से पास हो तो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। विदाउट एनी बात समझ में आई? तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो स्ट्रेट। बना लो डायग्राम तीनों ही, सब याद आएगा पुराना सब। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं होने के लेंस का एक भी पता तो होना चाहिए, क्या प्लस क्या माइनस और कैसे ये कंसीडर किया जाता है। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। पहले बताओ, इसको हटा दूं? हटा दूं इसे? एक बात बताओ, कितने लोगों को मालूम है साइन कन्वेंशन क्या है लेंसेज की? बता। वो तो मुझे भी पता है, वो एग्जैक्ट क्या है वो मुझे बता। अच्छा ये पता है, तुम बताओ साइन कन्वेंशन। हाँ तो ये बताओ ना, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा एग्जैक्टली। वायर
हाँ 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 ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आंसर दिया है, मज़ा ही आ गया सुन के मुझे को। इस तरफ बनेगी तो वो भी ऐसे ही। अच्छा, लेफ्ट राइट भी आ गया, गुड। इसलिए हम बार बार कहते हैं 10वीं के मास्टरों को थोड़ा स्पेसिफिक होकर चीज़ों को पढ़ानी चाहिए, बट वो ऐसा बेचारे कर नहीं पाते। चलो लिखते हैं पहले, फिर समझाएंगे। लिखना, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, all the distances are measured from optical center। सबसे पहला, सबसे खास और सबसे बेसिक रूल साइन कन्वेंशन के लिए, सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से, पहली बात। दूसरा रूल, कीर्ति और मुखलिसा ध्यान दें इस रूल पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा रूल, all the distances measured in the direction of incident light, are taken as positive, and in a direction opposite to incident light, are taken as negative, तो समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, एक डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे सामने, या साइन कन्वेंशन मैं तुमको लगा के दिखाता हूं एक लेंस पे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। और इमेज बनाने के लिए एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे पैरेलल लेके जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी इस तरफ। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, तो मिल नहीं रही, हम जबरदस्ती यहाँ मिला देंगे। मिला दें क्या? मिला दें, मजा नहीं आया। हम मिलाएंगे, तो हमारी इमेज ये बन जाएगी। इमेज ले लेते हैं ए डैश बी डैश। सुनिए सर, नियम क्या कहता है? पहली बात, ये दूरी फोकस होगी। नियम कहता है जिस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट है उसकी डायरेक्शन में नापी गई सारी दूरी पॉजिटिव होंगी और उसके अपोजिट नापी गई दूरी। अब लाइट कहां से इंसिडेंट है? यहां से, जहां ऑब्जेक्ट रखी है उधर से ही तो लाइट आई है। तो इस केस में लाइट की इंसिडेंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये है। तो इस डायरेक्शन में नापी गई सारी दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है और मुझे फोकल लेंथ नापनी है, तो पहला रूल कहता है कि सारी की सारी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं चला, कहां तक चला? फोकस तक। किस डायरेक्शन में चला? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आएगी? अब मुझे इमेज डिस्टेंस नापनी है, तो ये इमेज है। मुझे चलना कहां से पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। मुझे चलना कहां से पड़ेगा? तो ऑप्टिकल सेंटर से चला किसकी तरफ? इमेज की तरफ। मेरे चलने की डायरेक्शन और लाइट के आने की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा?
अब मान लो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापना है, ऑब्जेक्ट किधर है, चलना कहां से पड़ेगा, चलना कहां से पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से चला ऑब्जेक्ट की तरफ। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, लाइट ऐसे जा रही है, सेम है अपोजिट है, तो इस कंडीशन में यू को क्या माना जाएगा, ये है असल रूल। ना राइट ना लेफ्ट, ना इस तरफ और ना उस तरफ। क्योंकि सुन लो, अगर मैं इसी डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटा के यहां कर दूं और लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दूं, तो इधर की सारी दूरी नेगेटिव हो जाएंगी और इधर की सारी दूरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई इवेंट बट वाली कहानी में छोड़ नहीं रहा हूं, क्लियर है। अरे हाँ ना बोल, चित्र बाद में बनाइए, पहले एक और रूल लिख, तीसरा रह गया अभी, जगह छोड़ दे चित्र की। तीसरा रूल लिखो, all the distances measured above the principal axis are taken as positive, and below the principal axis are taken as negative. Above the principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as। अब सुन, इसी डायग्राम में मान ले मैं तुझसे कहूं इसकी हाइट ना, तो इसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसकी जो हाइट होगी h1 मान ले, वो क्या हो जाएगी, और मैं तुझसे कहूं इसकी हाइट ना, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी। अरे यार हाँ ना बोलो, मैं चाहता तो तुमको और आसान करके बता सकता था, एक ट्रिक और है वो भी बता देता हूं मैं तुमको, साइन कन्वेंशन के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक ये कहती है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना बेटा, लेंसेज में ना, इसको ना ओरिजिन माना जाता है। क्या माना जाता है, तो अगर ये ओरिजिन है तो तू ध्यान से देख, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, और ये इधर की सारी दूरी, इधर की, ऊपर की, नीचे की, खत्म। बस इसमें एक बात याद रखिए, और वो ये कि ऑब्जेक्ट जिधर रखी हो उधर नेगेटिव एक्स एक्सिस लेनी है। अगर शॉर्टकट लगाएगा तो कुछ तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। लॉन्गेस्ट रूल तो मैंने तेरे को लिखवा ही दी है डिटेल में, जिधर ऑब्जेक्ट रखी है उधर माइनस एक्स एक्सिस लेनी है, बस कहानी में बात पल्ले पड़ गई है। अरे हाँ ना बोलो, अब बना ले डायग्राम, यही कहना चाह रही थी, पर इसमें भी तो